हेलो एवरीवन, मैं अमतेश गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट की जो हमने प्रीवियस पेपर की सीरीज चला रखी है उसका हम 3 जनवरी 2022 वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये इसी के मैंने 3 पार्ट पहले अपलोड कर दिए हैं। मैं छोटे छोटे पार्ट अपलोड कर रही हूँ ताकि आपको देखने में बोरियत सी ना लगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आपको फिर बोरियत होने लगती है। और इसके हमने 3 पार्ट पहले कंप्लीट कर लीजिए। आइए हम शुरू करते हैं इसको। तो हमने इसको 75 तक सॉल्व कर लिया था पेपर को। 75 के बाद में हम देखेंगे 76 स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका थीम को पूरा करवाने हेतु एक प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षिका योजना बना सकती है। देखो, उसे बच्चों को क्या करवाना है, उसे बच्चों को करवाना है स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका। उसको जो जिस जिसके ऊपर उसको योजना बनानी है वो क्या है, स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका। ये थीम को पूरा करवाना है बच्चों से, है ना। तो उस करवाने हेतु एक प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षिका, प्रारंभिक विद्यालय यानी कि प्राइमरी, ठीक है, की शिक्षिका योजना बना सकती है। अब उसको क्या किस तरह से योजना बनाना है, क्योंकि उसको क्या है, ये जो थीम दी हुई है उसको पूरा करवाना है कि जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें सरकार की भूमिका क्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं पर वाद विवाद करना। बी है साफ पीने के पानी की उपलब्धता पर चर्चा करवाना। सी है सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना करवाना। और डी है सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी केरल की केस स्टडी। तो ये है इसके ऑप्शन, और इसका जो सही आंसर है 76 का वो है डी, 4। इसका जो सही आंसर है वो 4 है। ये सारी चीज सही है, बाकी तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको थोड़ा सा इसको बता देती हूँ। केरल की केस स्टडी से क्या मतलब है कि केरल में स्वास्थ्य के लिए इस तरह का जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई ऐसा केस आया होगा जिसमें जो सरकार की जो भूमिका रही होगी वो किस तरह की भूमिका रही है सरकार की, उसके बारे में अगर हमें जानना है तो जो हाल फिलहाल में कोई केस हुआ होगा केरल में, तो हमें क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बारे में देखेंगे कि सरकार की क्या गलतियां थी और क्या उन्होंने सही किया और जनता की क्या मांग थी स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम किसमें देखेंगे, केरल के केस स्टडी में हम देख सकते हैं। यहाँ पे केरल का नाम दिया है, कोई और भी राज्य हो सकता है जिसके हम केस स्टडी देख सकते हैं। ये क्योंकि ये सुर्खियों में रहा होगा उस टाइम पे केरल, तो टीचर ने इसलिए इसको ही ज्यादा प्रेफर किया है देखने के लिए। देखिए 77 क्वेश्चन नंबर, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों में चिंतन प्रक्रिया तथा समालोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न में से कौन सी युक्तियां सबसे उपयुक्त हैं। देखिए समालोचनात्मक दृष्टिकोण का क्या मतलब होता है, मैं ये आपको पहले बताना चाहती हूँ, क्योंकि सीटेट में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इतनी ज्यादा शुद्ध हिंदी होती है कि जो स्टूडेंट होता है ना उस टाइम पे वो समझ ही नहीं पाता है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब वो खुद ये चीज नहीं समझ पाता है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी की वजह से वो क्या है सही ठीक सा आंसर नहीं दे पाता है ना। सही आंसर देने के लिए क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन में समालोचनात्मक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में, किसी के भी हम बारे में बात कर रहे हैं तो उसके गुण और अवगुण हमें दोनों पता होने चाहिए, ठीक है। हम समालोचना का मतलब होता है गुण और अवगुण दोनों, इस शब्द में का मतलब होता है गुण और अवगुण दोनों है इसके अंदर, ठीक है। और आलोचना का मतलब होता है केवल और केवल किसी भी चीज की बुराई, ठीक है, उसमें कमियां निकालना, क्या होता है आलोचना। आलोचना का क्या मतलब होता है किसी भी चीज की कमियां। और समालोचना का मतलब होता है कमियां और खूबियां दोनों आती हैं इसके अंदर, ठीक है। अब सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा में बच्चों में चिंतन प्रक्रिया, चिंतन कैसे होगा, हम कोई भी टॉपिक देंगे उनको और उनको पूछेंगे कि इसके
गुण भी बताइए और अवगुण भी बताइए, खुद सोच के बताइए, तो उनके क्या है, चिंतन जो प्रक्रिया है उसके दृष्टिकोण को सुधार मिलेगा। अब देखिए हमें क्या क्या करना है उसके लिए। ऑप्शन नंबर 1, मुद्दों पर चर्चा। देखिए ये तो सही है, जब हम मुद्दों पर कोई भी मुद्दा हम देंगे, मतलब कोई भी उनको ऑब्जेक्ट देंगे, मान लीजिए हमने पर्यावरण प्रदूषण का ही दिया, तो या हमने कोई और भी हम टॉपिक दिया है, वाहन का दिया, ठीक है, कि वाहन हमारे लिए, वाहन से आप क्या समझते हो, इसके ऊपर आप चर्चा कीजिए, ठीक है। तो बच्चे हमें बताएंगे कि वाहन चलाने से हमें क्या फायदा है और क्या नुकसान है, ठीक है, वाहन चलाने का हमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो ये क्या होगी, समालोचना। अगर बच्चे केवल और केवल वाहन चलाने के नुकसान ही बताएंगे, उनमें खामियां ही निकालेंगे कि वाहन चलाने से ये नुकसान है, तो वो क्या होगी, आलोचना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल। दृश्य माने जिस चीज को हम देख सकते हैं, श्रव्य मतलब जिस चीज को हम सुन सकते हैं, यानी कि देखने वाली और सुनने वाली दोनों चीज के दोनों चीजों के बारे में बात किया गया है। और शिक्षक का मत, देखो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आजकल की जो शिक्षा है वो कैसी है, बाल केंद्रित शिक्षा है। तो टीचर को क्या जानना है कि बच्चे क्या सोचते हैं और बच्चे कैसे सीखेंगे, ठीक है, आप खुद करके कैसे सीखेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 77 के बाद में 78, भारत के मौसमों की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका एक पाठ्य योजना बना रही है, ठीक है। किसके ऊपर पाठ्य योजना बना रही है, ये जो बात चल रही है वो लेसन प्लान की चल रही है, ठीक है। लेसन प्लान ऐसा नहीं है कि जो बीएड में जो आप प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए ही जरूरत होती है। ये जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो आपको पहले क्या करना होगा, क्लास में जाने से पहले आपको एक प्लान बनाना होगा कि आज आपको क्या पढ़ाना है और किस तरीके से पढ़ाना है। तो ये उस प्लान के बारे में बात चल रही है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो देखते हैं, चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका एक पाठ्य योजना बना रही है, वह इसे अपने द्वारा पढ़ाए गए संप्रत्यायों यानी कि कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ना चाहती है। यानी कि पहले उसने जो पढ़ा दिया है उसके साथ उसको रिलेट करके पढ़ाना चाहती है मौसम को, ठीक है। उसे इससे पहले निम्नलिखित संप्रत्यायों में से कौन सा संप्रत्याय पढ़ाया होगा। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें ये पूछा है कि अगर उसको मौसम पढ़ाना है, ठीक है, मौसम पढ़ाना है और वो लेसन प्लान बना रही है, तो उस लेसन प्लान में वो पहले जो लेसन प्लान क्या होता है, क्लास में घुसने से पहले हमें प्रिपेयर करना होता है कि हमें बच्चों को आज क्या पढ़ाना हो, किस तरीके से पढ़ाना हो, कौन से हमें उनसे क्वेश्चन पूछने हैं, है ना। यही तो होता है ना लेसन प्लान। अब इसमें क्या है कि अगर वो मौसम पढ़ा रही है तो वो उसने पहले कौन सा पार्ट पढ़ाया होगा जिसके साथ वो रिलेट करेगी। तो देखो लीप वर्ड से पढ़ाया होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, लीप वर्ड से ये। और दूसरा है परिभ्रमण, तीसरा है घूर्णन और चौथा है प्रदीप्ति व्रत। तो देखिए जो मौसमी क्रियाएं होती हैं वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण नहीं होती हैं, और लीप वर्ड्स का मौसम से कोई मतलब नहीं है। मौसम नहीं देखता है कि कौन सा वर्ष चल रहा है, वो अपनी ऋतु के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। और प्रदीप्ति व्रत का भी इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 7th क्लास एनसीईआरटी से पूछा गया है, ठीक है। और इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, कि जो पृथ्वी की परिक्रमण गति है। परिक्रमण का मतलब आप समझते हो, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसको परिक्रमण कहते हैं। और जो मौसमी घटनाएं, जो मौसम हमारा चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से होता है, वो पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण हो रहा है, यानी कि जो एक साल में वो सूर्य का चक्कर लगाती है। और घूर्णन गति क्या होती है, पृथ्वी अपने ही अक्ष पर चक्कर लगा रही है। नेक्स्ट देखते हैं 79, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन। समालोचनात्मक चिंतन का मतलब है कि बच्चों को ये हमें उनके चिंतन विकास के लिए उनको प्रेरित करना है, प्रोत्साहन करना है कि इसकी आप कमी भी बताइए और कमियां भी बताइए और अच्छाइयां भी बताइए, ठीक है ना, दोनों के लिए। तभी तो बच्चों में तर्क शक्ति का ज्ञान होगा, ठीक है, आगे के लिए उनका जो मानसिक विकास है वो अच्छा होगा।
चिंतन क्षमताओं को बढ़ावा दे सकता है। अब कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी समालोचना के लिए हम टॉपिक दें जिससे बच्चों की क्या है, चिंतन शक्ति का विकास हो या क्षमता को बढ़ावा दे सके। पहला है, ए है दिए गए तर्क हेतु साक्ष्य का स्रोत पूछना। बी है विद्यार्थियों को अपने शब्दों में विवरण देने के लिए प्रोत्साहित करना। और सी है विद्यार्थियों को केवल एक ही तरीके से व्याख्यान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये चीज गलत है। समालोचना का मतलब है कि हमें बहुत सारी चीजों को एक साथ लेके आना है, ठीक है ना। जब बुराई और अच्छाई दोनों हम उसके बारे में, तर्क और वितर्क दोनों चीज हम उसके बारे में बताएंगे, तो केवल एक चीज से तो काम नहीं चलेगा ना। और डी है शिक्षक द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों रटने जैसी चीज बच्चों को हमें नहीं सिखानी है। हमें बीएड में ये पढ़ाया गया है कि हमें बच्चों को करके सीखना, उनके अपने स्तर से वो खुद सीखें उस तरह से सिखाना है, उन्हें समझाना है और समझाना है, बार बार समझाना है। एक बार उनकी समझ में नहीं आए तो उनको दोबारा समझाना है, करके दिखाना है और उनसे करवा के देखना है, ठीक है। हमने यही पढ़ा है ना बीएड में। तो ये वही चीज है। तो इसका जो आंसर हो गया वो पहला और दूसरा सही हो गया, ए और बी, ठीक है। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो आप लोग प्लीज एडजस्ट कर लिया करो। और क्योंकि देखो थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा भी एक्सप्लेन करती हूँ तो उसमें टाइम जाता ही जाता है। और अगर आपको रिक्वायरमेंट हो या आपका मन करे तो आप मेरे चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी को बहुत ही डिटेल में पढ़ा रही हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैंने 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ा, 6 की और 7 की एनसीईआरटी पढ़ा दी है। 8 की एनसीईआरटी अब चल रही है ज्योग्राफी वाली। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 7 की एनसीईआरटी में से पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी एनसीईआरटी में से। तो इसलिए आप चाहें तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है 6 to 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी, उसमें जाके आप देख सकते हैं। और एक दूसरी प्लेलिस्ट है, उसमें क्या है, जो मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ उसके क्वेश्चन आंसर भी मैं साथ के साथ कराती हूँ। पहले एक चैप्टर पढ़ा दिया, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर करा दिए, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 80, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगी। देखिए जब कभी भी आप जब मॉडल पेपर सॉल्व करें सीटेट का, ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सोचें कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ने से पहले आप ये सोचें कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर आपने क्वेश्चन पे अपना आधा मिनट खर्च कर लिया तो आपको ऑप्शन समझ में आ जाएंगे और 90% चांस है कि आपने जो क्वेश्चन में पढ़ा है आपको समझ आ गया है क्वेश्चन, तो आपका 90% ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये जो प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है ना, उसके ऊपर होता है पूरी पेडागोजी, ठीक है। इसमें कुछ अलग से पढ़ना नहीं होता, कुछ अलग से करना नहीं होता, बस आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत होती है। और ऑप्शन है ए प्रश्नोत्तरी क्विज। प्रश्नोत्तरी मतलब क्विज का है, का आयोजन करना जिसमें सभी प्रकार के उत्तर शिक्षक द्वारा लिखवाए गए नोट्स में से हैं। तो ये तो गलत है, यानी कि पहले शिक्षक ने क्या है, नोट्स पकड़ा दिए हैं बच्चों को और भाई इसमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे। और हम किसकी बात कर रहे हैं, समालोचना आत्मक चिंतन की बात कर रहे हैं, यानी कि बच्चों का हमें चिंतन विकास करना है। उसके लिए हमने क्या किया है, जो शिक्षक ने पहले कराया है उसमें से ही बोल दिया है कि भाई रट के आ जाना, क्वेश्चन आंसर आके कर लेना। तो उसमें चिंतन शक्ति का तो विकास हुआ नहीं कुछ भी, ठीक है। बी, विद्यार्थियों को नियमित तौर पर पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना। देखिए जो पाठ्य पुस्तक है वो एक साधन है, पढ़ाई का जरिया है, ठीक है, लेकिन पूरी पढ़ाई आप पाठ्य पुस्तक के जरिए ही कर रहे हो तो ये चीज गलत है। आपको बाकी चीजें भी ध्यान रखनी है, बाकी चीजें भी आपको करनी है, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में वाद विवाद आयोजित करने के लिए सामान्य ज्ञान के विषय उपलब्ध करवाना। ये सही है, वाद विवाद मतलब बच्चों से क्या है, हम चर्चा कर रहे हैं। और डी है बच्चों को समाचार
पढ़ने तथा उनकी विषय वस्तु पर सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये भी सही है। ज्ञान हम कहीं से भी ले सकते हैं, समाचार पत्रों से भी ले सकते हैं और इधर उधर से भी ले सकते हैं, किसी का हम सुनकर भी कर सकते हैं। ये जो थर्ड ऑप्शन है ये सही है, ठीक है। गलती से टिक लग गया है, ऐसे गलत जैसा लग रहा है, लेकिन जो ऑप्शन 3 है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कितना बड़ा क्वेश्चन है देखो, इसलिए बहुत टाइम लग जाता है थोड़ी सी क्वेश्चन कराने में ही। 81 विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में पूछे गए प्रश्न हमारे शहर इतने गंदे क्यों हैं को संबोधित करने के लिए शिक्षिका इस पर विभिन्न दृष्टिकोण उपलब्ध कराने का निर्णय लेती है, ठीक है। बच्चों को हम क्या संबोधित कर रहे हैं कि हमारा जो शहर है वो इतना गंदा क्यों है, इसके ऊपर हमें चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी सबसे उपयुक्त युक्ति होगी? ए, स्थानीय सफाई कर्मचारियों को उनके कार्य अनुभव और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को साझा करने हेतु कक्षा में आमंत्रित करना। ये चीज सही है कि हम क्या करेंगे, आसपास के जो जितने भी लोग हैं उनको हम बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या अनुभव है उनके, क्यों ये गंदगी इतनी हो रही है, क्यों साफ नहीं हो पा रही है, तो क्या कमियां चल रही हैं उस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाकी के 3 ऑप्शन मैं पढ़ देती हूँ, पर सही तो यही होगा, है ना। चलो बाकी भी देख लेते हैं। ठोस अपशिष्ट, यानी कि जो ठोस कूड़ा होता है जो जल्दी से नहीं गलता है, कूड़ा है ना। अपशिष्ट मतलब बेकार पदार्थ, है ना। अपशिष्ट पदार्थ के संबंध में एक वृत्त चित्र दिखाना। तो दिखाना नहीं है, हमें क्या है उसको समझना है कि क्यों हो रही है ये गंदगी, है ना। उसका हमें पता लगाना है कि क्या कारण है जो हमारा जो शहर है वो साफ नहीं हो पा रहा है। तीसरा है कम से कम एक सप्ताह तक हर रोज विद्यार्थियों को उनकी कक्षा को साफ करने के लिए कहना। बच्चे सफाई करने नहीं आते हैं स्कूल में, बच्चे क्या काम करने आते हैं, पढ़ने। तो हम बच्चों से क्यों कहेंगे सफाई करने के लिए? अब बच्चे सफाई करते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब? चौथा है स्वास्थ्य के महत्व पर भाषण का आयोजन करना। ये जो भाषण है ना, ये नेगेटिव शब्द है, ये कभी भी आएगा तो आप उस ऑप्शन को पहले ही खारिज कर देना कि ये गलत है, ठीक है। क्योंकि भाषणबाजी नहीं करनी है बच्चों के साथ। बच्चों के साथ क्या वाद विवाद करना है। वाद विवाद का मतलब होता है कि अपनी बात भी रखनी है और जो बच्चों की बात है वो भी सुननी है, ठीक है। बच्चे किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं हमें वो भी सुनना है और उसके बारे में हमें खुद भी बोलना है। और भाषण का मतलब होता है कि जो हमें ठीक लग रहा है हमने वो बोल दिया, अब बच्चों की मर्जी है कि उनको सुनना ही पड़ेगा, है ना। तो ये थोपना नहीं है बच्चों के ऊपर। बच्चों को क्या है, हमें समझाना है, धीरे धीरे समझाना है, लेकिन समझाना है, थोपना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 82 सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक चाहते हैं कि उनके छात्र पिछले राज्य सरकार द्वारा लागू की गई स्वास्थ्य नीति को समझे। मतलब जो सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है ना, वो चाहता है कि जो पहले वाली सरकार थी ना, वर्तमान वाली नहीं, जो पहले वाली सरकार थी उसने क्या स्वास्थ्य की नीतियां बनाई थी उसके बारे में। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का लेख इस विषय पर विस्तृत जानकारी देता है। पिछली सरकार द्वारा लागू की गई स्वास्थ्य नीति को समझे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का लेख इस विषय पर विस्तृत जानकारी देता है, लेकिन उन पर हाल में ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसलिए शिक्षक जो है वो मतलब कंफ्यूज है ना। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा, कंफ्यूज है कि असमंजस में है कि उसे इस सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्न में से कौन से सबसे जिम्मेदारी पूर्वक कार्यवाही होगी। देखो पहला तो तथ्य ये हो गया कि उसे क्या है, बच्चों को ये समझाना है कि उसने जो पिछली सरकार थी उसने स्वास्थ्य के लिए क्या नीतियां बनाई थी। और दूसरी इसमें चीज ये बोली गई है कि जो गवर्नमेंट है
उस पर क्या है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। अब देखिए इसके ऑप्शन, समझाएं कि हमें इस लेख के लेखक पर ध्यान न देकर केवल उसमें दी गई विषय सामग्री पर ध्यान देना चाहिए जो इस नीति से संबंधित है। ठीक है। और दूसरा है, लेखक का नाम लिए बिना इस लेख के उदाहरण का प्रयोग कक्षा में करें जिसमें किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचते हुए उस लेख का लाभ उठाया जा सके। ठीक है। तो देखो, बचना नहीं है, हमें क्या है, सब चीज को खोल खोल के बच्चों को समझाना है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। और ये पहला वाला भी गलत ही लग रहा है मुझे, अभी बाद में देखते हैं। थर्ड, इसके बदले कम लाभदायक स्रोत सामग्री के रूप में कक्षा में प्रयोग करें। विवाद के बारे में चर्चा करने से केवल समय बर्बाद होगा। समय बर्बाद नहीं होगा, जब हम वाद विवाद करेंगे, डिस्कशन करेंगे, सॉरी, बच्चों के साथ हम डिस्कशन करेंगे, जब भी तो बच्चे उन तथ्यों को जान सकेंगे कि क्या नीति बनाई थी, क्या उसके दुष्परिणाम रहे, क्या उसका ठीक रहा और क्या होना चाहिए था। ठीक है। तो हमें बच्चों को सारी जानकारी देनी है। और चौथा है, समझाइए कि सरकारी पदों पर लोग विवाद का पात्र बन सकते हैं और हमें लेखों का चयन उनके शैक्षिक महत्व के आधार पर चुनना चाहिए, ना कि असंबंधित प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। ये जो टीचर है वो क्या वो कहने की कोशिश कर रही है, वो बच्चों को कहने की कोशिश कर रही है कि क्या विवाद था उस समय सरकार का और किस तरह से उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। हमारा जो समझने का मतलब है वो ये है ही नहीं। हमारा जो मुद्दा है वो ये नहीं है कि सरकार पर क्या आरोप लगे और क्यों लगे। हमारा जो मेन मकसद है वो ये देखना है कि सरकार ने कौन कौन सी स्वास्थ्य नीति बनाई। तो हमारा क्या, हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, स्वास्थ्य नीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमें जो पेपर की कटिंग है, कहीं से भी हमें जो स्रोत मिल रहे हैं, हमें केवल स्वास्थ्य नीति ही देखनी है। ठीक है। उनका बाकी का चरित्र नहीं देखना है सरकार का। ठीक है। ये चीज इसमें कही गई है। नेक्स्ट देखते हैं 83। श्रीमान राज अपने प्रारंभिक विद्यालय विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता को समझाते हैं। ए, यह आपको विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में सहायक होगा। और बी है, ये वाला सही है, बी है, एक अंत संबंधित विश्व में समायोजन के लिए विभिन्न संस्कृतियों का आदर कद्र करने की आवश्यकता है। ये भी सही है। हम क्या सामाजिक विज्ञान को पढ़ा रहे हैं, मतलब हमें समाज में हमें किस तरह की चीजों को देखना है, समझना है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हें समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स की बात चल रही है, वास्तविकताओं से लैस होना होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो तीनों है। तो हमें क्या, करंट अफेयर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और क्या है, जो चर्चा चल रही है उसमें अंत संबंधित विश्व में समायोजन के लिए विभिन्न संस्कृतियों का आदर और कद्र की भी हमें आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं 84। सामाजिक विज्ञान परियोजना करते हुए निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत के प्रयोग की ओर संकेत करता है। प्राथमिक स्रोत होता है कि किसी भी चीज को जो सबसे पहले क्रिया होगी, किसी भी काम में जो सबसे पहले वाली क्रिया होगी उसको हम प्राथमिक स्रोत बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे जो मान लीजिए हमें पेपर छापना है। ठीक है। जो सुबह सुबह न्यूज़पेपर आपके घरों में आता है वो हमें छापना है। तो उसका जो प्राथमिक स्रोत है वो क्या है कि जो रिपोर्टर है वो जगह जगह से जाके रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, वो क्या है, उसकी प्राथमिक क्रिया है। ठीक है। वो उसकी प्राथमिक क्रिया होती है। अब जैसे कोई भी, अब चलो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बाद में हम डिस्कशन करेंगे।
वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। पहला है समाचार पत्र का पढ़ना। देखो समाचार पत्र का पढ़ना ये नहीं है प्राथमिक स्रोत, ये क्या है, द्वितीय तृतीय स्रोत के अंतर्गत आएगा। दूसरा है एक फीचर फिल्म दिखाना, ये भी नहीं है। और तीसरा है एक वृत्त चित्र देखना, ये भी नहीं है। और चौथा है एक ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण एवं परीक्षण करना। तो देखो ये बिल्कुल सही है, जो पहला स्रोत है, ठीक है, जो पहले जानकारी है हम कहाँ से ले रहे हैं, बिल्कुल वहां से ले रहे हैं जहां से हमें लेनी चाहिए और जहां से हमें सही जानकारी मिलेगी। और ये जो स्टडी कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो बच्चा खुद कर रहा है, ठीक है। तो वही उसी घटना स्थल पर जाकर कर रहा है और जानकारी ले रहा है और उसको लिख रहा है। तो जो है ये प्राथमिक स्रोत है, यानी कि कोई भी आप काम कर रहे हैं उसका जो जड़ है वहां से काम स्टार्ट होगा तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक स्रोत, ठीक है। जैसे कृषि जो है हमारे प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है, क्योंकि कोई भी हम प्रोडक्शन करेंगे, कुछ भी हम उत्पादन करेंगे, उसमें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है, कृषि की ही जरूरत होती है। अब देखते हैं 85। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को रेगिस्तान में लोगों का जीवन, ये जो रेगिस्तान में लोगों का जीवन है ये भी 7th क्लास एनसीईआरटी से आया है, विषय पर परियोजना कार्य करने के लिए कहती है। इस परियोजना को करने के लिए निम्न को क्रम में लगाएं। ए, अब देखिए इन्होंने इनडायरेक्टली क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है परियोजना विधि है ना, जो परियोजना विधि के बारे में आपने पढ़ा होगा कहीं भी, तो परियोजना विधि के बारे में इन्होंने पूछा है, ठीक है। आपने बीएड में पढ़ा होगा ना परियोजना विधि, और उसके बहुत सारे चरण होते हैं, तो वो इनडायरेक्टली इन्होंने वही पूछा है और ऑप्शन में भी इन्होंने वही दिया है। अब देखिए ऑप्शन 1, इसको क्या है, हमें क्रम से लगाना है, ठीक है। क्रम से आप लगा लेना, ये इसका जो सही आंसर जो भी होगा आप उसको क्रम से लगा लेना। मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि इसका जो सही आंसर है वो दूसरा होगा, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से लगा लेना। ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना, प्रोजेक्ट मेथड। 86, विद्यालय में कर्मचारियों को नियुक्त करने हेतु विकसित की जाने वाली आकलन विधि की प्रकृति में होना चाहिए। हमें क्या है, एक कर्मचारी को हम अपॉइंट कर रहे हैं, है ना, उसके लिए हमें आकलन करना है कि किस कर्मचारी को अपॉइंट करना है। तो इसमें से ये कौन सी युक्ति है, ठीक है, किसके क्या हमें आकलन करना है वो देखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें आकलन करना है। अगर हम किसी कर्मचारी को नियुक्त कर रहे हैं तो अधिगम का आकलन, यानी कि उसने कितना सीखा है, उसको टाइपिंग आती है कि नहीं, उसको पब्लिक डीलिंग आती है कि नहीं, ये तो उसने सीखा ही होगा ना। कंप्यूटर चलाना होता है तो हर क्षेत्र में क्या है, टाइपिंग की जरूरत होती है, उसको नेट चलाना आता है कि नहीं, है ना, और उसको पब्लिक डीलिंग आती है कि नहीं। तो उसने जो सीखा है हम क्या करेंगे, अधिगम का आकलन, उसने जो सीखा है हम उसका आकलन करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यही सही है। देखो रचनात्मक से तो हमें मतलब है नहीं, वो कितना भी क्रिएटिव हो, हमें क्या है, कर्मचारी की नियुक्ति करी है, ठीक है। विद्यालय में कर्मचारी को नियुक्त करने के हेतु विकसित की जाने वाली आकलन विधि कौन सी है, तो कौन सी होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए कि उसने क्या सीखा है उसका आकलन कर लो कि उसको कुछ पता है कि नहीं है। और नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसका मतलब होता है अधिगम की तरह आकलन और अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन हम किसका करते हैं, हम बच्चों का करते हैं। हमेशा अधिगम के लिए आकलन हम बच्चों का करते हैं। जब बच्चे नई नई कक्षा में आते हैं, या ये जो प्रवेश परीक्षा होती है ना, एंट्रेंस जो एग्जाम होते हैं, ये अधिगम के लिए आकलन ही होता है। मतलब हम आपको पढ़ाने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या आता है, ठीक है। प्रवेश परीक्षा होती है या एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं वो यही जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को कितना आता है, ये इस क्लास के लायक है या नहीं है, ठीक है। अगर आप एंट्रेंस में पास होते हो तो ही आपको क्या है, पढ़ने के लिए आगे आमंत्रित निमंत्रण दिया जाता है, आमंत्रित किया जाता है कि ठीक है हमने आकलन कर लिया है, आपके प्रवेश परीक्षा में या एंट्रेंस एग्जाम में इतने मार्क्स हैं, तो इसका मतलब जो पिछला ज्ञान है आपको पता है, ठीक है।
तो अधिगम के लिए आकलन यही होता है, और रचनात्मक होता है क्रिएटिविटी, देखना कि ये कितना क्रिएटिव है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा सही सही विकल्प चुनिए। ए, अच्छा इसका मिलान करना है और ये आगे पीछे हो गया टाइप। ए, अधिगम चुनौतियां, अधिगम चुनौतियों का होगा चौथा। अब चौथा निदानात्मक आकलन, ठीक है। निदानात्मक होता है कि पहले तो आप उपचारात्मक समझिए। उपचारात्मक क्या होता है? किसी बच्चे ने एग्जाम दिया और वो मान लीजिए फेल हो गया, या उसके मार्क्स जितने आने चाहिए थे उतने नहीं आए, ठीक है ना। जितना टीचर ने पढ़ाया, टीचर उससे सेटिस्फाइड नहीं है कि उसने इतना ज्यादा पढ़ाया था और बच्चों ने कुछ भी उसके अकॉर्डिंग नहीं किया है, तो वो टीचर क्या करेगा, उसकी कमियों को निकालेगा उसमें से कि उसने कहाँ गलती करी। तो इसको बोलेंगे हम उपचारात्मक। उपचारात्मक क्या किसको बोलेंगे? कि जो उसने अधिगम करवाया है बच्चों को और उन्होंने एग्जाम में कुछ भी गलती करी है, तो वो देखेगा कि उन्होंने गलती क्यों करी है, क्या कारण थे, ठीक है। तो कारणों को जानना है कि उन्होंने क्या गलत समझ लिया जो टीचर ने पढ़ाया, उसकी वजह से क्या उन्होंने गलत कराया, तो उसको बोलते हैं हम उपचारात्मक। अब उपचारात्मक के बाद वाली जो क्रिया होती है वो होती है निदानात्मक। निदानात्मक ये होता है कि टीचर क्या करेगा, बच्चे को बुलाएगा और उसको बिठाएगा अपने पास और उसको बताएगा कि ये तुमने गलत करा है और इसका सही रूप ये है, ठीक है। तुमने ऐसे किया है जो गलत है और तुम्हें क्या करना चाहिए था, सही करना चाहिए था, और सही जो है वो ऐसे है। तो पहले क्या किया उसने, उपचार किया। उपचार का मतलब है उसने जाना कि कमी कहाँ है, और निदान का मतलब है उस बच्चे को जो भी कंफ्यूजन था उस टॉपिक से रिलेटेड उस टीचर ने उसको सॉल्व करा। तो पहले का क्या हो गया, फोर्थ। अच्छा ये यहां पर आएगा नहीं, पहले का हो गया फोर्थ, और बी का हो गया प्रवेश विभाग। प्रवेश विभाग का हो गया सेकंड, ठीक है। सेकंड यही है, रचनात्मक आकलन। और सी का होगा प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण का हो गया पहला, योगात्मक आकलन। ये जो योगात्मक आकलन होता है ये होता है साल के लास्ट में, ठीक है। कि बच्चे ने अब कितना सीखा, पूरी साल हमने पढ़ा दिया उसको, अब बच्चे ने कितना सीखा है, तो हम क्या करेंगे, ये योगात्मक आकलन करेंगे, ठीक है। प्रमाणिक माने उसको प्रमाण मिल जाएगा कि उसने कितना सीखा है। रिजल्ट मिलता है ना, वो क्या होता है, प्रमाण होता है एक तरह का कि बच्चे ने पूरी साल क्या सीखा है। योगात्मक जो परीक्षा होती है, आकलन होता है, वो होता है एनुअल एग्जाम जो होते हैं उसको बोलते हैं योगात्मक आकलन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अधिगम प्रगति। अधिगम प्रगति जो है वो होता है तीसरा वाला, स्थानापन्न का मतलब, आकलन का मतलब होता है प्लेसमेंट, यानी कि आगे बढ़ाना। अब हमने आकलन कर लिया, देख लिया, और फिर बच्चे को क्या है, हमने आगे वाली कक्षा में बढ़ा दिया कि हाँ इसका आकलन ठीक है और ये आगे पढ़ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 88। देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, प्लीज आप लोग धैर्य बना के रखें और क्लास पूरी देखें, इसमें आपका ही फायदा है, ठीक है। एग्जाम में जब तक आप पूरी डिटेल में यहाँ से समझ कर नहीं जाओगे, एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, है ना। आपको पहले समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसलिए मुझे सबसे ज्यादा टाइम इसलिए लग रहा है कि मैं आपको क्वेश्चन भी समझा रही हूँ, ठीक है। ऑप्शन तो समझाते ही है ज्यादातर सभी लोग, लेकिन मैं क्या क्वेश्चन में भी बता रही हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। 88 है, निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं। अब देखो अधिगमकर्ता कौन होता है, स्टूडेंट को बोलते हैं अधिगमकर्ता, ठीक है। आकलन क्या होता है, एग्जाम एक टाइप का, और संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं। अब देखिए इसके जो ऑप्शन है वो है पहला, देखो पहले मैं आपको बता देती हूँ
संकल्पनात्मक जो ज्ञान होता है वो क्या होता है कि जो हमने पढ़ाया है बच्चे को, वो बच्चे ने कितना सीखा है, उसका हमें आकलन करना है ना। संकल्पनात्मक आकलन का मतलब होता है, संकल्पनात्मक ज्ञान का मतलब होता है, ज्ञान का आकलन का मतलब होता है कि बच्चे को हमने कितना पढ़ाया और उसने कहाँ तक सीखा। ठीक है, और हमने पहले उसको पढ़ा दिया जो हमें पढ़ाना था, उसके बाद में हम देख रहे हैं कि उसने सीखा है या नहीं सीखा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए राज्य तथा सरकार के बीच के अंतर पर चर्चा करना, बी है मौलिक अधिकार क्या है, सी है भारत गणतंत्र कब बना। देखो ये तो पूरा एक क्वेश्चन ही हो गया, भारत गणतंत्र कब बना, तो इससे तो हम कुछ भी जान नहीं पाएंगे उस बच्चे के बारे में। और डी है क्या होगा यदि चुने हुए प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई प्रतिबंध ना हो। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ए और बी दोनों है। जो हमने ये जिस बारे में बात चल रही है, जो शिक्षक ने पढ़ाया है, वो किस बारे में बात चल रही है, उसने कुछ पॉलिटी का पढ़ाया है, राज्य सरकार के बारे में पढ़ाया, मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ पढ़ाया है। तो आकलन करते समय वो यही तो देखेगा कि जो मैंने पढ़ाया है वो कहाँ तक बच्चों ने सीखा है। नेक्स्ट देखते हैं 89। देखो 2 क्वेश्चन रह गए हैं बस, जल्दी आपका खत्म होने वाला है। जोया मैडम यह सुनिश्चित करना चाहती है कि विद्यार्थियों ने सरकार के विभिन्न प्रकार के संपत्तियों को समझ लिया है। मैम ने क्या पढ़ाया है, मैम ने पढ़ाया है कि सरकार के बारे में पढ़ाया है, कोई भी चैप्टर है सरकार के बारे में पढ़ाया है, और वो ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो मैंने पढ़ाया है ना, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है वो बच्चों ने समझ लिया है। संपत्तियां का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कुछ कठिन शब्द होते हैं और जो मैं बता रही हूँ ना इनके हिंदी में मीनिंग, आप एक कॉपी पेपर लेके इनका हिंदी में मीनिंग लिख लीजिए, दूसरा जो मीनिंग में इनका बता रही हूँ वो आप लिख लीजिए। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे ना पेपर को, तो आपको आसानी रहेगी अगर इनके आपको मीनिंग पता होंगे। कई बार क्या होता है हमें पता ही नहीं चलता संपत्तियां क्या होगा, क्या पूछा है इसमें, और हम गलत ऑप्शन लगा जाते हैं। तो मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ कि आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। अगर क्वेश्चन में कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो आप उसको अंडरलाइन करें और उसको सर्च करें कि इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है या इसका दूसरी भाषा में मीनिंग क्या है, जिस भाषा में भी आप समझ पाते हो। पहला, आपको क्या लगता है कि उन लोगों को निर्णय लेने में कैसे भागीदार बनाया जाए जिन्हें ये निर्णय प्रभावित करेंगे। दूसरा देखो ये तो गलत ही है। मैडम क्या देख रही है, मैम देख रही है कि उन्होंने क्या पढ़ाया है, वो बच्चों को समझ आया है कि नहीं आया, उस तरह से देख रही है मैम। दूसरा है राजतंत्र की प्रजातंत्र से तुलना, है ना, ये चीज सही है। अब उसने राजतंत्र भी पढ़ा दिया, उसने प्रजातंत्र भी पढ़ा दिया, और मैम पूछ रही है कि बताओ भाई आप इन दोनों में अंतर बता दो मुझे। ठीक है, तो मुझे समझ आ जाएगा कि तुमने कितना सीख लिया। नेक्स्ट देखते हैं 90। एक आकलन कार्य में छात्र को चित्र के माध्यम से जल चक्र समझाने के लिए कहा गया है। बच्चे को क्या समझाने के लिए बोला गया है, जल चक्र। जल चक्र के बारे में बात चल रही है। ठीक है, इस कार्य के मध्य से छात्र के ज्ञान या समझ के निम्नलिखित में से कौन से पहलू का आकलन नहीं किया जा सकता। पहला है, जल चक्र के 4 मुख्य चरण होते हैं, सही है। वर्षा और संघनन के बीच अंतर है, ये भी सही है। संघनन क्या होता है, बादलों का पास पास आना, यह होता है संघनन। और संघनन के बाद वाली जो प्रक्रिया होती है वो होती है बारिश, और ये 7th क्लास एनसीईआरटी से लिया गया है। मैंने देखा है आजकल ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि 6 to 8 एनसीईआरटी नहीं आ रही, उससे भी आगे का पूछा जा रहा है, आप और ज्यादा बुकों को तैयार करो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने सीटेट के इतने सारे आपके ये जो पेपर है ना, मॉडल पेपर है, ये इतना ज्यादा पढ़ा है, देखा है इसमें कि कोई एक भी क्वेश्चन 6 to 8 एनसीईआरटी से आगे नहीं आया है। वो क्या कर रहे हैं, बस इसको डीप में पूछते हैं। अगर आपने डीप में पढ़ा है,
एटलीस्ट अगर आपने मेरी जो ज्योग्राफी की वीडियो है ना वो भी देख ली सारी, तो भी आप इन सारे क्वेश्चनों को कर लोगे। और जो बच्चे रेगुलर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि वो सही आंसर को निकाल पा रहे होंगे इसमें से। ठीक है, आप 6 to 8 एनसीईआरटी खरीद लीजिए, थोड़ा से पैसे लगेंगे, लेकिन आप ये आपके लिए ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आपका इस बार सीटेट में सिलेक्शन होगा ही, मतलब आप क्वालिफाई करेंगे सीटेट, ये निश्चित हो जाएगा। आप ये मत सोचो कि बिना बुक के काम चल जाएगा, बिना बुक के काम नहीं चलेगा। आप 6 to 8 एनसीईआरटी की, हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की दोनों की बुक खरीद लीजिए और आप पढ़िए मन लगाकर। आपका ये जो सीटेट है ये एक बार में ही क्वालिफाई हो जाएगा। तो जो इसका आंसर है वो है 4th, मीठे पानी के स्रोत। मीठे के पानी के स्रोत से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये जो जल चक्र है इसमें मीठे पानी के स्रोत से कोई मतलब नहीं है। और इसी तरह की और पेपर की वीडियो के लिए, ये जो मैं पेपर सॉल्व करवा रही हूँ इसकी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर भी करा करो और कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आता है या नहीं, आपको समझ आता है जो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ या नहीं। प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।